केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री और साथ ही ऐसे नेता जिनके विषय में कहा जाता है कि जहां उनको किसी तरह की पार्टी जिम्मेदारी देती है वो बहुत खामोश रहकर बड़े अप्रत्याशित सकारात्मक नतीजे पार्टी को लाकर देते हैं। वो बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की, गुजरात की बात हो, साइलेंट वर्कर के तौर पर जाने जाते हैं लेकिन नतीजे बड़े देते हैं। लेकिन यहाँ साइलेंस नहीं, यहाँ बहुत हल्ले हंगामे की बात हो रही है, जिसके संदर्भ में आज TV9 उनसे बातचीत करने के लिए आया है। भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद हैं। अरावली को लेकर जो कुछ चल रहा है, पर्यावरण के संदर्भ में खासतौर से दिल्ली और आसपास रहने वाले लोग अपनी सांसों पर लगते प्रदूषण के पहरे को लेकर जिस तरह चिंतित हैं, आज उनसे इन बातों पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत है सर TV9 भारतवर्ष में आपका। सबसे पहले तो मैं अभी रास्ते में आ रहा था और वही फॉग और पॉल्यूशन मिलकर जो स्मॉग दिखा रहे हैं सर, बड़ी बुरी हालत है बच्चों की, बुजुर्गों की। अभी इस समय आपके घर में तो दरवाजे के बाहर कदरन साफ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरे लोगों से आप जब बात करेंगे, आप भी यहाँ संपर्क में होंगे लोगों से, हर किसी की ये चिंता है कि हर गुजरते साल के साथ ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई कि अब पॉल्यूशन से ओवरनाइट नहीं तो कम से कम बहुत फर्क समझ में आने वाला एक अंतर आएगा। देखो, दो विषय हैं प्रदूषण में। एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर्स है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स है, और एक इनका इम्प्लीमेंटेशंस है। केंद्र में हमारी सरकार आने से पहले, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन अकेले दिल्ली का नहीं है, पूरे NCR का है, कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं थी जो NCR का कलेक्टिवली डिसीजन ले सके, क्योंकि अलग अलग राज्य आ जाते हैं, 4 राज्य आ जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने CAQM बिल पास करके एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी। दूसरा, पॉल्यूशन के अथॉरिटी एस्टेब्लिश और उसके कोऑर्डिनेशन के बाद जो पॉल्यूशन के विभिन्न कारण हैं दुनिया में, जहाँ पे पॉल्यूशन ठीक हुआ है उसमें मेजर रोल रहा है कि उन्होंने क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया है। और हम लोगों ने दिल्ली में सरकार में आने के बाद केंद्र में और NCR में BS4 और BS6 को लागू किया। ये अच्छा विषय है कि दिल्ली सरकार अब उसके पर्यावरणीय पैमाने पे जो व्हीकल पॉल्यूशन से होते हैं अच्छे स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है। दूसरा है सार्वजनिक परिवहन में, तो केंद्र सरकार ने तो बहुत त्वरित गति से मेट्रो को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के आसपास जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे जो करा है, उससे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म करा है। अब जो तीसरा काम सरकार के द्वारा हो रहा है कि जो ट्रैफिक के हॉट स्पॉट हैं, जहाँ ज़्यादा जमा होता है, और ख़ासकर ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, हवा चलनी बंद हो जाती है, तो यही पॉल्यूशन हवा में जाता है। तो वो ऐसे 62 प्लेसेस आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जो ये ट्रैफिक के बाकी के निटिग्रिटी में ना जाते हुए, एक बड़ा विषय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से है। तो दिल्ली के 240 जो इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं उसमें 224 में तो CNG की उपलब्धता हो गई है, ताकि वो गैस की ओर शिफ्ट करे, तो उसमें ज़्यादा कम एमिशन कम है। लेकिन जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज़ हैं NCR रीजन में, उनको अनिवार्य किया है CAQM ने कि वो OECM लगाएं, जिससे उनकी मॉनिटरिंग हो सके। और आज तो आपने सुबह के अखबार में, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखा है कि उन्होंने 7 थर्मल पावर प्लांट को भी नोटिस दिए हैं, और उसमें भी FGD वगैरह के लिए दिल्ली के अंदर जितने थर्मल है उसमें कैपेसिटी को पूरा किया गया है। चौथा जो बड़ा विषय है वो डस्ट पॉल्यूशन का है। और हमने ये जब देखा कि कंस्ट्रक्शन में तो डस्ट पॉल्यूशन होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेमोलिशन में डस्ट पॉल्यूशन है, और डेमोलिशन करके छोड़ देते हैं, तो डेमोलिशन साइट्स ओपन है और वहाँ से तो डस्ट उड़ता ही है, डस्ट से PM10 बढ़ता है। तो एक CND रूल बना के दिया और सबको कहा कि भाई आप डेमोलिशन की परमिशन करवाइए और उसके बाद इसका रिमूवल करिए। उसके बाद जो बड़ा डस्ट पॉल्यूशन है वो रोड से है, रोड डस्ट का है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 70 से ज़्यादा मशीन की स्वीपिंग के लिए मशीनें ली हैं, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। हम NCR और दिल्ली रीजन में सब जगह कह रहे हैं कि पूरी जो आपकी क्लीनिंग है
ये मैकेनाइज होनी चाहिए, खासकर बड़ी सड़कों पे, क्योंकि अब सड़कें बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं, वहाँ 40-40 किलोमीटर तक एक मशीन कर सकती है। वो अपने पॉलिसी मेजर्स में वो सब लोग कर रहे हैं। फिर एक और जो बड़ा विषय है वो लीगेसी वेस्ट का है, जो सॉलिड वेस्ट का है, उसके डिस्पोजल की। इसके अलावा ग्रीनिंग, बायोमास एंड सड़कों का जो पेवमेंट है, ये सारे विषय हैं। इस पे समग्रता से सब राज्य और तो ये सरकार, जो आपकी होलिस्टिक अप्रोच है सर, इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने की, ये कितने दिनों तक लोगों को कोई सेटिस्फैक्ट्री यील्ड दे पाएंगे? देखो, अगर 2016 से और अभी के आप लगातार AQI के दिन देखेंगे, आप डेटा देखिए, कंपैरेटिव डेटा देखिए। इस बार दिसंबर में 2 बार हमारा 450 से ऊपर इसलिए गया है क्योंकि वो वेदर कंडीशन जो थी वो एकदम प्रतिकूल थी। क्या दिल्ली के ऊपर से, क्योंकि ये केवल मानव जनित रोज का एमिशन उत्सर्जन, एनवायरनमेंट सिस्टम्स भी काम करते हैं। हाँ, एनवायरनमेंट सिस्टम भी काम करते हैं, क्योंकि जो एयर प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर का बहुत बड़ा इसमें फ़र्क पड़ता है। दुनिया के कई देशों में जो एयर क्वालिटी बढ़िया होती है, उसमें जो कार्बन हम अपनी मानवीय गतिविधि से उत्सर्जित करते हैं उसको सोखने की क्षमता बहुत होती है। खासकर समुद्र के किनारे जो शहर हैं, वहाँ उत्सर्जन होने के बाद भी उनके कार्बन को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फैल जाता है। हम लैंडलॉक हैं, और उसमें भी अभी जब ये 2 बार हुआ है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जाते हैं, तो ऊपर से हवा जब जाती है बादलों की, तो नीचे आपने कई बार देखा होगा दिल्ली की हवा रुक जाती है। तो हवा जब रुकती है तो ये एमिशंस के जो कण हैं, जिसको हम AQI कहते हैं, कि 8 कण होते हैं। PM 2.5 होते हैं, PM 10 होते हैं, सल्फर होता है, कार्बन होता है, अमोनिया होती है, लेड होता है, नाइट्रोजन होता है। ये हम सब की गतिविधियों के कारण निकलते हैं और ये कण हवा में रुक जाते हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान के साथ मिलकर CAQM एक ग्रैब जो रिस्पॉन्स है वो उस कारण से आता है कि मौसम से जब उनको सूचना मिलती है कि हवा रुकेगी और ये आज ये डिस्पर्स नहीं होगा हवा का कण, तो फिर वो ग्रैब का एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बार मैंने CAQM को निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने सभी नगर परिषदों के ये मॉनिटरिंग के विषयों को देखा है कि भाई ग्रैब को हम कैसे संशोधित करके ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते। तो आप ये तमाम मेजर्स ले रहे हैं, आपने राज्यसभा में इसके बारे में बताया भी, हालांकि उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया। लोगों ने ये कहा कि ये तो उसी तरीके से है कि किसी से ये कहा जाए कि आपको उतने जहर से इस समय समस्या नहीं हो रही, आपको कम जहर दिया जा रहा है। नहीं, 400 450 जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 50 जहाँ स्वास्थ्य मैं तो मानता हूँ 400 नहीं, मैं तो मानता हूँ 300 भी ज़्यादा है। हम तो 300 से भी नीचे करने के उसमें है। मानवीय स्वास्थ्य के लिए तो सर 50 और 100 तक कहा जाता है कि 100 से हानिकारक प्रभाव शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि ये मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको कम करने के लिए आखिर जब जो वहाँ 6 करोड़ लोग योगदान देंगे तो उनसे भी तो अपेक्षा होगी। दिल्ली सरकार ने लेकिन सर इसके लिए माफ़ी मांगी। दिल्ली के मंत्री ने माफ़ी मांगी कि हम आपको वैसा क्लीन एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका बड़प्पन है, लेकिन और त्वरित गति से वो काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। सरकार में आने के बाद उन्होंने अपनी मंशाएं, अपनी प्रतिबद्धताएं अच्छे तरीके से करी है। और दिल्ली नहीं, आसपास गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सारे जो प्रशासन है वो इसमें अब मेहनत से लगे। ये जो ग्रैब की बात आपने की, ग्रेडेड एक्शन जो लेते हैं आप प्रदूषण को देखते हुए, इसको लेकर टीकाराम जूली, आप तो जानते हैं ये राजस्थान के नेता हैं प्रतिपक्ष के समय, वो कह रहे हैं कि जहां तंदूर में बाहरी वाहनों के आने पे प्रवेश में दिल्ली में समस्या है, तंदूर को लेकर बात हो रही, छोटे कंस्ट्रक्शन के काम भी रोके जा रहे हैं, वहाँ पर अरावली के ऊपर इतना बड़ा खतरा क्यों लाया जा रहा है, जो एक तरीके से डिफेंस की वॉल है, प्रदूषण से भी बचाती है और तमाम इकोलॉजिकल उससे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। क्या खतरा लिया है? वो कह रहे हैं जिस तरीके से जो फैसला इस समय आया और जो नई परिभाषा अब ये है 100 मीटर वाली, ये पूरी अरावली को एंडेंजर करने वाली है। फैसला क्या आया है? फैसला ये आया है कि 100 मीटर की जो ऊंचाई वाले लैंडफॉर्म्स हैं उनको अरावली की हिल माना जाएगा, और 500 मीटर की दूरी में जब इस तरह के कोई 2 पहाड़ होंगे, उनके बीच के जितने भी लैंडफॉर्म्स के स्वरूप होंगे उनको उसकी रेंज का हिस्सा माना जाएगा और इनको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ये ऑर्डर है। ऑर्डर में ये डेफिनेशन रिचर्ड मर्फी के लॉ से मिलती जुलती ये डेफिनेशन आखिरकार ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का जो डायरेक्शन है वो क्या है?
ऑर्डर का डायरेक्शन रीडिफाइन करना है, इसको, इसकी डेफिनेशन एस्टेब्लिश करना है, नहीं ताकि कहीं नहीं संशय किसी राज्य में ना रहे और एक जैसी डेफिनेशन रहे। है, नहीं है। तो आप बताइए। ऑर्डर का जो डायरेक्शन है, मैं तो पैराग्राफ नंबर 50 में है। पहला, अरावली में कोई न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। नंबर दूसरा, हर जिले का साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFRE, जो फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है, वो अप्रूव करेगी। माइनिंग अगर उसके बाद भी होगी तो जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होगी। माइनिंग अगर कभी हुई तो सस्टेनेबिलिटी मॉडल का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद रेस्टोरेशन प्लानिंग की जाएगी। रेस्टोरेशन प्लानिंग का अर्थ क्या है कि इनके समय में जितनी भी माइनिंग हुई है, तो जो आप कई बार इन्फ्लुएंसर भी देखते हैं ना, ये माइन खुद ही पड़ी है, तो आज तो नहीं खोदी है, 2 साल में तो नहीं खोदी ये है। आप जजमेंट के समग्रता की बात कर नहीं रहे हैं नहीं, जजमेंट का डेफिनेशन है कि नहीं उसमें ये वाली? अरे आप पहले समझिए, जजमेंट का डायरेक्शन यही है। दिल्ली में कोई माइनिंग नहीं होगी। NCR के जो दिल्ली से जुड़े हुए रीजन है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह में कोई माइनिंग नहीं होगी। अरावली में फैले हुए जितने भी रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनका जो इको सेंसिटिव जोन है वो 1 किलोमीटर के दायरे तक संरक्षित रहेगा। अरावली में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके 500 मीटर तक कोई माइनिंग नहीं होगी। अरावली में जो रामसर साइट्स हैं उनके 500 मीटर तक नहीं होगी। ये डेफिनेशन है, ये जजमेंट है। अब डेफिनेशन क्या है? कांग्रेस पहले तो कोई डेफिनेशन ही नहीं थी अरावली की और कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस के समय में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई कि आप किसी भी जगह पे कर देते हैं, अरावली को तो आप पहचानते ही नहीं है माइनिंग के लिए, केवल माइनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा भू आकृति की कैसे पहचान होगी? तो भू आकृति की पहचान के लिए जो रिचर्ड मॉर्फी है, रिचर्ड मॉर्फी जो जियोलॉजिस्ट है, जो भी जियोलॉजी का है, क्योंकि उन्होंने इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी थे, FSI थी, जियोलॉजिकल थे और चारों राज्यों के सेक्रेटरी थी। इसमें चूंकि प्रशासनिक रूप से सबसे ऊंचा डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के सेक्रेटरी का है, तो उनको इसका एक तरीके से चेयरमैन बनाया गया। तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्वत की जो श्रृंखला होती है, पर्वत की जो चोटी होती है, वो केवल चोटी नहीं होती, उसका नीचे एक धरातल होता है। तो ऊपर अगर चोटी दिखती है, जैसे अपन ट्रैकिंग भी करते हैं, तो जो ऊपर जब अपन चोटी पे ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बीच में कई स्टॉपेज आते हैं, पर पार्ट ऑफ उसी चोटी के माने जाते हैं। पार्ट ऑफ उसी चोटी, तो स्टॉपेज तो छोटे आते हैं, पार्ट ऑफ वही चोटी होती है। और उसके जो नीचे पूरा धरातल तक फैलता है, कहाँ तक? जमीन तक, क्योंकि पर्वत हवा में नहीं होता ना, जमीन में धरातल तक उसका नीचे जो लैंडफॉर्म है। तो फिर लैंडफॉर्म का कहाँ से पता होगा? लैंडफॉर्म जो होगा कि उस पूरे एरिया का जो सबसे लोएस्ट लैंडफॉर्म होगा, जो सबसे निचला धरातल होगा, उस लोएस्ट लैंडफॉर्म से वहां तक पूरा एक पर्वत है। फिर पर्वत श्रृंखला कैसे कहा जाएगा? तो सर जब इसको मेजर करेंगे, एक इसको सेकंड के मेजर- लिए रोक रहा हूं मैं आपको, तो अब ये भी कंफ्यूजन है कि इसकी मेजरमेंट एक्चुअली कैसे होगी, क्योंकि 2 तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई नापने वाली बात, और दूसरे उसके आसपास के टेरेन से जो निचला हिस्सा है उससे नापना। अब आप सुनिए, ये जहाँ पर माइनिंग देगी केवल उसके लिए है। ये कहाँ के लिए? माइनिंग के लिए। लेकिन अरावली के क्षेत्र में जो बड़ा एरिया जो है, लगभग 20% से ज़्यादा का एरिया तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रिजर्व में है। जो 2% वाटर बॉडीज़ हैं उसमें भी जो रामसर साइट्स है उसका 500 मीटर प्रतिबंधित है। जो 20% फॉरेस्ट एरिया है जिसमें लैंड भी आता है, सारा आता है, उसका भी 1 किलोमीटर तक ESZ है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे अरावली क्षेत्र में आज भी जो माइनिंग है वो 0.19% पे है। और ये जो स्ट्रिक्ट मेजर्स होंगे, जब जिला अनुसार मैनेजमेंट प्लान बनेगा और जब जिला अनुसार ICFRE की रिपोर्ट होगी, तो ये तो इससे पहले तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, जिसकी मर्जी आ रही थी वो वहाँ पे खनिज पट्टे देता था। तो ये पूरा एक साइंटिफिक है और अभी एंडेड नहीं हुआ है,
आप और मैं बैठ करके अभी तय नहीं कर सकते, अभी तो न्यायालय में भी ओपन है। पर इसके बारे में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही, लेकिन आपके अपने नेता सर राजेंद्र राठौर भी ये कह रहे हैं कि इसको लेकर रिव्यू होना चाहिए, और अगर जनता तो में इसको लेकर कहीं कंफ्यूजन न्यायालय है में रिव्यू है तो इसको रिव्यू क्यों नहीं किया जाना पड़ा है ना चाहिए? न्यायालय में, वो विषय रख दें, वहाँ पर है, रिव्यू है ना, कहाँ है, निर्णय भी न्यायालय का है, कमेटी भी लेकिन न्यायालय आप लोग रिव्यू के लिए जाएंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम तो इसमें पार्टी मतलब जो है जिन्होंने फाइल करी है पार्टी है ही, बोले ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कहाँ बनाई है। अभी देखिए आज ही की रिपोर्ट ये भी है कि जो खुद सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी रही, वो भी गलत है। कल एफएसआई ने ट्वीट करके कहा कि हमने कोई ऐसी स्टडी नहीं नहीं, करी। एफएसआई के संदर्भ में तो बात हो रही है आज- कि उन्होंने आज खुद रिफ्यूट किया, उन्होंने- हालांकि कहा जा रहा है कि कोर्ट के भीतर उनके वकील ने इसके उलट बात की थी। उनका कोई वकील ही नहीं था एफएसआई का, ये तो अमाइकस क्यूरी है। दो आर्गुमेंट्स होते हैं, हमें आप आर्गुमेंट को मानोगे या जजमेंट के निर्णय को मानोगे, किसको मानोगे? निर्णय को। तो निर्णय ये है, आर्गुमेंट तो होंगे ही, लेकिन एफएसआई का कोई लॉयर नहीं था वहां पे। अमेकस क्यूरी भी इन दिनों बड़े चर्चा में है कि उनकी बात को भी नहीं माना गया। भाई तो कोर्ट का निर्णय आप और मैं कैसे करेंगे? आप और मैं कोर्ट का निर्णय नहीं है ना, जो कोर्ट का फाइनल निर्णय सरकार को उसको तो ये पूरी कहानी सर देखी ऐसे जा रही है, जो परसेप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, उन्होंने ये कहा कि मौजूदा जो स्थितियां हैं उनमें माइनिंग को लेकर चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, और इसके चलते जो रोक लग रही है उससे खनन का काम बहुत प्रभावित हो रहा है। उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली बात हुई, और वहाँ से एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाहिर है हेल्म में रही, और उस पूरी कमेटी ने अपनी तरफ से जो रिकमेंडेशन दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया। ये आपकी रिकमेंडेशन ही गलत है। पिटीशन भी भजनलाल जी के आने से पहले है, बल्कि एमसी मेहता की भी पिटीशन है, गोदावरी की पिटीशन है, कंटिन्यू है। कमेटी कोर्ट ने अपॉइंट करी है, उसमें मिनिस्ट्री से और बाकी लोगों को बुलाया है, और कोर्ट के डायरेक्शन माइनिंग को रोकने के लिए है। तो ये तो माइनिंग को रोकने की बात हो गई, हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाने की बात हो गई, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात हुई है, रेस्टोरेशन की बात हुई है, ICFRE की स्टडी की बात हुई है। और जहाँ तक सरकार की बात है, जजमेंट का आप पैराग्राफ पढ़िए, उसमें उन्होंने सरकार के ग्रीन अरावली इनिशिएटिव को अच्छा बताया है, कमेटी के कार्यों की सराहना करी है। उसके साथ ही जो ICFRE है, उन्होंने सारंडा जो झारखंड में जो प्लान बनाया है, उन्होंने कहा उसी के तर्ज पे साइंटिफिक होना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान बनाना, ICFRE की अनुमति लेना, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखना, उसके बाद रेस्टोरेशन को ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस में परमिशन करना, ये कोर्ट का निर्णय है। तो इस सब को सर, ये विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, 26 तारीख को जयपुर में एक मार्च निकालने की बात भी की जा रही है, साथ में जो एनवायरनमेंट से कंसर्न रखने वाले डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो डेथ वारंट तक इसको कह रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। देखो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, कोई झूठ के पैर नहीं होते, बस जो झूठ पे चल रहे हैं उसके क्या पैर होंगे। अच्छा, ये तो टेक्निकलिटी हो गई सर, लेकिन अभी जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी अभी उस पूरे इलाके को ट्रैक कर रहे हैं, अरावली से जुड़े हुए, और आप तो खुद 37-38 डिस्ट्रिक्ट्स में सब जगह गए हैं। आपने क्या देखा सर? क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को ये दिखाई दे रहा है कि कई जगहों पर इलीगल माइनिंग हो रही है। उसी को तो रोकने के लिए आया है, उसी को तो अब वो स्थिति बदल जाएगी आपको ऐसा लग रहा है? 100% बदल या ये नियामक रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, इनको राज्य सरकारों को ठीक करना पड़ेगा? नहीं, राज्य सरकारें तो फॉरेस्ट की मालिक होती है, पर जब आपने पूरा एक मैनेजमेंट प्लान बना दिया डिस्ट्रिक्ट्स का, मैनेजमेंट प्लान में आपने रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तो एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए तो फायदा होगा ही कि मैनेजमेंट प्लान्स के बाहर है या अंदर है। इससे पहले तो कोई था ही नहीं, यही कोर्ट का डायरेक्शन है। अभी मैं ये भी देख रहा था सर कि ये सिर्फ यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, अरावली तो है ही जिसको लेकर बातें हो रही हैं, पश्चिमी घाट हों, वो उड़ीसा के पास की पहाड़ियाँ हों, ये सारी की सारी। अच्छा, उसमें ये भी कि कितने मामले इस तरह के सामने आए, कितनों में FIR हुई, कितने वाहन जब्त किए गए, इसका पूरा जो टेबुलेशन है जो संसद में पेश किया गया था, उसमें भी अगर देखा जाए तो तेलंगाना सबसे ज़्यादा प्रभावित है, सबसे कम गोवा है, और उसमें कन्विक्शन वाले जो कॉलम है उसमें मैं देख रहा था FIR वाला, उसमें बहुत कम संख्या दिखाई दे रही थी। मैं मानता हूं जो राज्य सरकार, क्योंकि फॉरेस्ट की ऑनरशिप राज्य सरकार के पास होती है, उनको स्ट्रिक्ट इस पे एक्शन लेने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है सर अभी। राज्यों में करने चाहिए, मेरा तो ये मानना है। हम एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी देते हैं और हम समय समय पे एडवाइस भी देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि लीगल माइनिंग को लेकर कम से कम इस फैसले के बाद
चीजें मेरा मानना इलीगल एनवायरनमेंट को बचाने के लिहाज से ज्यादा बेहतर होने वाली है। 100% इलीगल माइनिंग पे पूरी सख्ती रखनी चाहिए और हर राज्य सरकार को रखनी चाहिए, एनफोर्समेंट एजेंसी को रखनी चाहिए। नहीं तो इससे कोई बदलाव, ये जो अब फैसला है, इससे कोई गुणात्मक बदलाव दिखाई देगा पूरे सिनेरियो में? अगर जैसे सारंडा वगैरह में जो एक जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान अगर बनता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज वो अगर वो ओपन होता है तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम अपने एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर पाएं। आपने एक और बात कही सर, टेक्निकल बात है, वो चलते चलते आपसे और जानना चाहता हूँ। आपने उसकी नपाई को लेकर बात कही कि कैसे होगा, वो जमीन के नीचे से होगी नपाई, ये थोड़ा समझाएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, ये पूरा लैंडफॉर्म, हाँ लैंडफॉर्म है, धरातल का जो लैंडफॉर्म, पहाड़ी का जो सबसे लोएस्ट लैंडफॉर्म होता है, ये इन्होंने इसमें कहा है, ऐसा कहीं और परिभाषा में नहीं है। पर ये जो एक मिथ है कि केवल ऊपर का है और केवल पहाड़ियाँ छोड़ दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। एज ए कंप्लीट अरावली की इकोलॉजी का, और हम अरावली के जो ग्रीन अरावली का कार्यक्रम करते हैं वो कंप्लीट अरावली का करते हैं। हमारे लिए कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, क्योंकि पूरा एक लैंडफॉर्म की रचना है। लैंडफॉर्म में एक पर्टिकुलर आकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय की समीक्षा के लिए किया है। हमारे लिए पूरा अरावली एक अपने आप में रेस्टोरेशन का विषय है, और हमारा जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट है उसमें लैंड से लेके पहाड़ियाँ तक सबके रेस्टोरेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। खास तौर से राजस्थान चिंतित है, और आप राजस्थान, अजमेर में आपका जन्म है और आप अरवल से चुनकर आए, अलवर, हाँ। अलवर से, माफ़ कीजिए, वो अरावली होते होते ऐसा हो गया। तो ये आप क्या दर्शकों को अश्योर करेंगे, क्या आप उनको ये बताएंगे कि? मेरा बहुत स्पष्ट कहना है, अरावली के प्रोटेक्शन के पूरे नियमों का पालन किया जाएगा। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। किसी भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में किसी भी कहते हैं ना, कोई कहता है रियल इस्टेट को, कोई कहता है इसको, किसी का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरी की तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए है। जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रूल्स हैं, वो सब स्ट्रिक्टली हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि ग्रीन अरावली मूवमेंट में सब लोग साथ जुड़ें, और अरावली का जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें भी सब लोग जुड़ें। जो मिथ फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, उसको सब लोग पहचानें। तो ये झूठ है जो फैलाया जा रहा है, और समग्रता में आदेश के अध्ययन की ज़रूरत है। मैं भी जब उनको डेफिनेशन के संदर्भ में बता रहा था तो उन्होंने कहा डेफिनेशन नहीं, किस तरफ रुख है कोर्ट का, ये समझने की चेष्टा की जाए। और साथ में ये भी कि जो लोग इसको लेकर अभी बातें कर रहे हैं और डेथ वारंट तक बता रहे हैं, ये झूठ है जो फैलाया जा रहा है, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। जहाँ तक प्रदूषण है, प्रदूषण को लेकर अब होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, लेकिन इसको लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की रणनीतियों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों को परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा। बातों से ये भाव हमको मिलता है। बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण वक्त हमारे साथ साझा किया। थैंक यू सो मच।